बूटापत्री के नागिन इलाके में दहशतगर्द हमले के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल। गुलमर्ग गंडोला सर्विस भी बहाल। हमले में हुए हैं 4 शहीद। बोनियार, बारामुल्ला और वागम शांगस में गमो मातम का माहौल। गुलमर्ग हमले में जान गंवाने वालों के आखिरी रसूमात में सैकड़ों लोगों की शिरकत। खून खराबा रोकने की अपील। लवाहिकीन को सरकारी नौकरी समेत मुनासिब मुआवजा देने पर जोर। गुलमर्ग ऑपरेशन पर जीओसी सुचेंद्र कुमार का बयान। कहा, नए चैलेंजेस और दहशतगर्दों के तरीक़ेकार का लिया जायजा। मिलकर हिकमत अमली तैयार। अमन और खुशहाली तमाम स्टेक होल्डर्स की मुसलसल कोऑर्डिनेट कोशिशों का नतीजा। कश्मीर कभी नहीं बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह का बयान। कहा, हर तरफ मुसलमानों को तबाह कर रहा है पाकिस्तान। दहशतगर्दों का किया जाएगा पूरा मुकाबला। हमेशा की है कश्मीर के पुरअमन हल की वकालत। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का बयान। का मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार। हालिया दिनों हुई हलाकतों की जांच का किया मुतालबा। गुलमर्ग हमला है पाकिस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाई। सीनियर बीजेपी लीडर तरुण चुग का बयान। किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। मुकम्मल रियासत का दर्जा। वज़ीर आज़म की दी गई जमानत, इसको किया जाएगा पूरा। उधर इंजीनियर रशीद का श्रीनगर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। दरबार मूव की बहाली का मुतालबा। कहा, बहाली मुमकिन नहीं है तो श्रीनगर को बनाया जाए मुस्तकिल दारुल हुकूमत। कहा, सिर्फ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने गए उमर अब्दुल्ला दहली। रियासत का दर्जा देने में एक लम्हे की भी ताखीर लोगों के खिलाफ गुनाह। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन का बयान। कहा, रियासत का दर्जा हमारा हक है, खैरात नहीं। वज़ीर आला को होना चाहिए सिक्योरिटी की तमाम मीटिंग्स में शामिल। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी का बयान। कहा कि उमर अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म से मुलाकात काफी अहम मामलात बशमूल रियासत के दर्जे पर हुई बात। कहा, जम्मू कश्मीर में इंतजामिया पर नहीं चलेगा दो तरफ कंट्रोल। वज़ीर आला के तौर पर अवाम का मैंडेट लेकर दिल्ली गए उमर अब्दुल्ला। कांग्रेस ने सीनियर लीडर रविंदर शर्मा का बयान। मरकज को दिलाया रियासत की बहाली से मुतालिक वादा याद। कहा, जल्द होना चाहिए रियासत का दर्जा बहाल। और अच्छी बात है कि कोई रियासत की बेहतरी के लिए करे काम। सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता का उमर के दिल्ली दौरे पर बयान। कहा, तरक्की के लिए नहीं रोका जाएगा कोई काम। आने वाले दिनों में किया जाएगा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का इंतखाब। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। गुलमर्ग से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बूटापत्री के नागिन इलाके में दहशतगर्दों के हमले के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जुमेरात की शाम एक दहशतगर्दाना हमले में आर्मी के साथ काम करने वाले 2 पोर्टर और 2 फौजी जवान शहीद हो गए। हमले में जख्मी हुए दीगर 3 एहलकारों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बीएसएफ के जवान बूटापत्री के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। तमाम जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जगह जगह छानबीन कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बूटापत्री में दहशतगर्दाना हमले के बाद गुलमर्ग गंडोला को आज दिन के लिए एहतियाती तौर पर बंद रखा गया। वाज़ेह है कि कश्मीर में गुज़िश्ता 5 दिनों में यह दूसरा बड़ा दहशतगर्दाना हमला है। गुलमर्ग गंडोला सर्विस भी बहाल हो गई है। सयाहों ने इस पर खुशी का इजहार किया। तो ये बूटापत्री हमले में फौज के साथ काम करने वाले 2 पोर्टर भी शहीद हो गए। इनका ताल्लुक बोनियार, बारामुल्ला से है। इस वाक़े के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई। हंडी बोनियार और बरनाटे के रिहायशी मुश्ताक अहमद चौधरी और मंजूर अहमद इस दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। दोनों पोर्टर गरीब खानदानों से हैं और अपने खानदान के वाहिद कमाऊ थे।
मुश्ताक अहमद के पसमानदगान में उनकी अहलिया, 3 साल का बेटा और बूढ़े और बीमार वालिदैन हैं। इसके रिश्तेदारों ने बताया कि वो सिर्फ 5 माह कबल फौज में बतौर पोर्टर भर्ती हुआ था। इसका कहना था कि इन वाकयात की सबको मजम्मत करनी चाहिए और हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि इस तरह कोई कीमती जान ज़ाय ना हो। लोगों का मुतालबा है कि इस गरीब खानदान के लवाहिकीन को सरकारी नौकरी समेत मुनासिब मुआवजा दिया जाए। इसका फैमिली डिटेल यह है, बच्चा एक है इसका छोटा, 4 साल इसकी शादी को हो गए। इसकी मिसेस है, उसका बाप भी नहीं है। इसका जो अपने वालिद साहब है वो बीमार है। एक भाई है, उसकी अपनी फैमिली है और मदर है इसके घर में। यहाँ के लोगों का ज़रिया यही है, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है और कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है जहाँ पे लोग काम करते हैं। इनका एक ही ज़रिया 10-20 सालों से मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे, ये आर्मी में जाते हैं और इनकी भर्ती होती है। ये एज अ पोर्टर जाते हैं 6 मंथ के लिए, लेकिन इनकी भर्ती होती है। इनको ग्राउंड में रेस कराया जाता है, इनको डॉक्यूमेंट फिलअप किए जाते हैं वहाँ पे। ये पूरे डॉक्यूमेंट जैसे एक परमानेंट मुलाजम को डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उसी तरह से इनको यहाँ से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। हर एक क्राइटेरिया इनको लिया जाता है यहाँ से। उसके बाद ग्राउंड पास, और जो ग्राउंड में पास नहीं होता है उसको आउट कर दिया, उसको पोर्टर 6 महीने के लिए भी नहीं लेते हैं। सब होता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। जम्मू कश्मीर का यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से यहाँ से लोग जाते हैं फ़ौज के साथ, बॉर्डरों पे जाकर अपनी जानें गंवाते हैं। वहाँ पे फ़ौज के साथ आते सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हुआ कैसे उसकी। ये आज हमारा भाई है, कल और कोई होगा कश्मीर का भाई, कल और कोई सेवल होगा। इसी तरह से आगे चलता रहेगा। अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो ये आगे चलता रहेगा। कपवाड़ा में भी हो गया, इसी तरह से बांडीपुरा में, गांदरबल में हो गया। इसका एक भाई है, उसको फ़ौज में तैनाती की जाए, परमानेंट मुलाजमत उसको दी जाए, उसको एज अ सोल्जर उसको एकोमोडेट किया जाए फ़ौज में, इंडियन आर्मी में। दूसरी बात, इसकी अपनी जो मिसेस रहेगी, एक जो नौजवान लड़की है, उसको उसके लिए पेंशन लगाया जाए। कम से कम उसको 40 से 50 हज़ार रुपया पेंशन मंथली मिलना चाहिए आज के दौर के हिसाब से। उसके बाद इसका छोटा एक बच्चा है, उसकी एजुकेशन का पूरा ख्याल रखा जाए। उसकी 18 साल तक उसको बिल्कुल उसका ख्याल रखा जाए, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब कुछ उसके लिए होना चाहिए। उसके 18 साल होने के बाद उसको भी फ़ौज में भर्ती किए जाए। शहीद राइफलमैन कैसर अहमद शाह की मैयत उनके आबाई गांव वांगम शांगस पहुंचते ही पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। कैसर अहमद के पसमानदगान में वालिदैन, बहन और 2 भाई हैं। कैसर का छोटा भाई भी भारतीय फौज में तैनात है। कैसर गुज़श्ता रात गुलमर्ग हमले में शहीद हो गए थे। लोगों ने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और इस खून खराबे को रोकने के लिए इक़दाम करने की अपील की। कैसर को भारतीय फ़ौज की जानिब से मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ और सलामी के बाद सुपुर्द खाक किया गया। कौम के लिए इनकी कुर्बानी को सुप्रीम करार दिया गया। इनकी नमाज जनाजा में MLA शांगस, एडवोकेट रियाज अहमद खान समेत हज़ारों लोगों ने शिरकत की। सुबह इस लड़के के बारे में सुना तो हम बहुत ही दुखी और बहुत ही परेशान हुए हैं कि ऐसा वाक़ा ना हो इस कश्मीर में। ये कश्मीर हमेशा सलामती इस कश्मीर में आए और इस कश्मीर में खुशहाली आए और ऐसे वारदात आइंदा ना हो। अल्लाह पाक से यही दुआ है। बहुत अफसोस है इस बच्चे के बारे में, हमें बहुत अफसोस है, कह भी नहीं सकते हैं कितना अफसोस है। नौजवान लड़का था। हमें अभी भी भरोसा नहीं है कि ये शहीद हुआ है। हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। हम चाहते हैं होता कुछ नहीं। अच्छा लड़का था, अपने माँ बाप की खिदमत करता था, लोगों अच्छा सलूक करता था, नेक लड़का था। और ड्यूटी के ऑन ड्यूटी में ये इसके साथ हादसा हुआ था। हम इसके अफसोसनाक खबर थी, हम परेशान थे। सब लोग एक ही आंगन में खड़े थे। इस वक्त हम सब मायूस है, परेशान है। वारिया अफसोस तिज सोन औलाद फर्क कोश जबरदस्त शरीफ लड़का असल लड़का यह गज बंद कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने कहा है कि दहशतगर्दी कभी ख़त्म नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान समझता है कि वो ऐसा करके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना देगा तो वो गलत फहमी में है। उन्होंने कहा कि वो हर तरफ मुसलमानों को तबाह कर रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का पूरा मुकाबला किया जाएगा।
फारूक अब्दुल्ला ने दरबार मूव के हवाले से इंजीनियर रशीद के एहतजाज पर कहा कि वो इससे अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं। इसी में से मैं देख रहा हूँ ये अब बंद नहीं हो रहा। अरूज पे था उस वक्त, हमारे कई साथी शहीद हो और ये हर साल चल रहा, यानी कि ये बंद हुआ। और जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम है, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। इस गलत फहमी में कश्मीर में 47 में फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं, मुसलमानों की सारी तबाही कर रहे हैं। उन्हें ये बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जब कि ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर ये वही चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब पानी उस घड़े में भर जाएगा वो और नहीं बर्दाश्त करेगा तो असर वही होगा। उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, क्या हो रहा है ईरान पे आजकल, क्या हो रहा है फ़लस्तीन पे, क्या हो रहा है लेबनान में, और किस तरह बर्बादी हो रही है। ये वही बर्बादी चाहते हैं। LG जो है वही इस वक्त कमांडर है, सब उन्हीं के पास है। उमर साहब यहाँ नहीं थे जब इन्हें मीटिंग तो दिल्ली में, तो ये कहना कि उनको नहीं बुलाया ये गलत। फिर दूसरी दफ़ा ये मीटिंग बुलाएंगे उमर साहब जरूर होंगे, क्योंकि वज़ीर आला इंजीनियर रशीद का मेरा बंदा कुछ नहीं। हालांकि वो क्या है वो नहीं करता है, वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, ये चीज़ें करता है। मुझे इसके बारे में कुछ कहने में, असेंबली में आप खुद देखिए क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला। पहले ही आप जंपे मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, इसलिए After submitting your amendments with the government, उसके बाद हमने देखा कि लगातार स्ट्राइकिंग क्यों से पहले नहीं हुआ? जम्मू में नहीं हुआ, सांबा में नहीं हुआ, वो रियासी में नहीं हुआ। क्यों आप कहते हैं कि आज ही होगा? हमले होते जाएंगे, हम भी इनका मुकाबला करते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। मैं कभी नहीं घबराया और इंशाल्लाह आगे में मुकाबला करेंगे, इनके दांत खट्टे करेंगे इंशाल्लाह, घबराइए मत। क्योंकि दफा 370 और 35 से मौजू बन गया था इलेक्शन कैंपेन। भाई अल्लाह के वास्ते क्यों आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं? जिसे फारूक अब्दुल्ला को मत पूछिए, असेंबली का इंतजार कीजिए। अब असेंबली आ गई, उसमें देखिए क्या होगा। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाज। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में सबसे पहले मुख्यमंत्री सैनी ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री के बाद सभी विधायकों ने ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। सत्र शुरू होते ही विधानसभा में हुआ हंगामा। विपक्ष ने एक्टिंग स्पीकर शब्द पर उठाए सवाल, बोले सदन में एक्टिंग स्पीकर कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री ने के जवाब के बाद शांत हुआ हंगामा। घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण बने स्पीकर। मुख्यमंत्री सैनी के प्रस्ताव का कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने किया अनुमोदन। न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर। देश के अगले 51वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रपति ने जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति को दी मंजूरी। 11 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। फसल अवशेष प्रबंधन से किसान हुए जागरूक। करनाल में देखने को मिला सरकार की सख्ती का असर। अवशेष जलाने के बजाय योजनाओं का लाभ उठा रहे किसान। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश मनीष के पैर में लगी गोली। 5 अक्टूबर को चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता को मारी थी गोली। जम्मू कश्मीर के नागिन बूटापथरी में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर किया हमला। 2 जवान शहीद, 2 पोर्टर की हुई मौत। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताई चिंता।
बूटापत्री आतंकी हमले पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, आतंकियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई, शहीदों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ, शहीद पोस्टरों के परिवारों को दी जाएगी हर संभव मदद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के वाहन पर हुए आतंकवादी हमले पर तरुण चुग ने एक्स पर ट्वीट कर जवानों को दी श्रद्धांजलि। बोले भारतीय सेना के 2 जवान के वीर गति प्राप्त होने की सूचना अत्यंत दुखद। बूटापत्री में हुए हमले पर बोले कांग्रेस नेता वकार सुलवानी, शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। एक्स पर ट्वीट कर लिखा, मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सांबा के रामगढ़ में तलाशी अभियान जारी, पुलिस और बीएसएफ कर रही तलाशी अभियान। अभियान का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फौज की गाड़ी पर बुजदिलाना हमले में बहादुर जवानों की शहादत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। इस हमले में 2 पोर्टर भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। राहुल ने लिखा है कि वो शहीदों को सलाम पेश करते हैं और तमाम सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। राहुल ने लिखा है कि मरकज की एनडीए हुकूमत की पॉलिसियां जम्मू कश्मीर में सलामती और अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। इनके दावों के बरक्स हकीकत यह है कि रियासत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, फौजियों पर हमलों और शहरियों के टारगेट किलिंग की वजह से बदस्तूर खतरे में है। हुकूमत फौरी एहतसाब करे और वादी में जल्द अज जल्द अमन बहाल करे और फौज और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। उधर मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जामा मस्जिद श्रीनगर में खुतबा जुमा के मौके पर कहा कि जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तश्कील दी गई थी तब मिलिटेंसी उरूज पर थी और उस वक्त भी हुर्रियत ने अपने ऐलान में वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो कश्मीर के पुरअमन हल की वकालत करते हैं। इनका कहना है कि 30 साल गुजरने के बाद भी ये नुक्ता नज़र जूं का तूं है। मीरवाइज ने कहा कि खुद पीएम मोदी ने ब्रिक्स सरबराही इजलास में भी बातचीत की और सिफारतकारी के बारे में बात की थी। मीरवाइज ने कहा कि हुर्रियत ने वाजपेयी से, मनमोहन सिंह से, मुशर्रफ के साथ बातचीत और नई दिल्ली में मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मीरवाइज ने कहा कि गगनगीर में हालिया कत्ल इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन है और अब गुलमर्ग के हाई सिक्योरिटी एरिया में हलाकतों के बारे में सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि ये बहुत संगीन मामलात हैं जो बढ़ सकते हैं और इनकी तहकीकात होनी चाहिए। कि मसले का सियासी हल फौजी ताकत से नहीं, बंदूक से नहीं, बल्कि बातचीत से निकलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने ब्रिक्स के जो समिट हुआ रूस में, वहां पर एक बड़ी अहम बात कही और जिस बात से हम सब बिल्कुल मुत्तफिक हैं। उन्होंने कहा कि आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है, वो डायलॉग और डिप्लोमेसी का वक्त है। आज का दौर जंग का दौर नहीं है। खून बहुत बह चुका है, खून बहुत बह रहा है। हमें रास्ता इख्तियार करना है डायलॉग का, बातचीत का। गुलमर्ग जैसे हाईली सिक्योर और सेंसिटिव एरिया में भी तशद्दुद हुआ है, इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। यह भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इन सारे मामलात की तहकीकात होने की ज़रूरत है। हमारी कोशिशें उस सिमत में जारी रहेंगी जहां पे हम ये कोशिश कर सकें कि इस मसले का पुरअमन और पायदार हल निकाला जा सके। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल ने गुलमर्ग हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द कश्मीर को फिर से इस जगह पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पर यह 30 साल पहले था। कौल ने कहा कि दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कौल ने कहा कि यह अच्छा कदम है कि अब उन्हें समझ आ चुका है कि सही क्या है। वाक़े हो रहे हैं, हम इसका कंडेम करते हैं। ऐसे वाक़े जो हो रहे हैं ये कहीं भी, किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में, किसी भी इंसानियत को ये जचती नहीं है। ये सब गलत है।
ये सब कंडेमनेबल हैं, ये सब निंदनीय है। इस प्रकार की हरकतें होना, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, उसको कंडेम करते हैं और उन लवाकिन से जो शहीद हुए हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो इसमें ज़ख्मी हुए हैं, हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। आज भी उनमें से एक आर्मी वाला, पुलिस वाला, पैरामिलिट्री वाला शहीद हुआ है। ये सब एक तरफ से ये हरकतें फिर से कश्मीर को ये उस मुकाम पर लेना चाहते हैं जो उन्होंने पिछले 30 सालों में इसको पहुंचाया है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ये कभी भी इन हरकतों को कामयाब होने नहीं देगी। अगर हम कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इलेक्शन से कबल वो पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे थे, लेकिन आज वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं हुई जब तक यहाँ पर जो टेररिज्म है उसका खात्मा नहीं होगा। अच्छी है, उनको समझ आ गई है। जब आदमी कोई कुछ काम के लिए उसको जिम्मेवारी मिल जाती है और जिम्मेवारी मिलने के बाद उसको इतनी समझ आ गई, हम इसका खैर मकदम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं और आशा रखते हैं कि आगे भी वो इसी प्रकार के बयान दें। उधर नॉर्दर्न कमांड के जीओसी सुचिंदर कुमार ने जम्मू कश्मीर में पहली बार एक एयरफोर्स स्क्वाड्रन समेत एनसीसी की 4 बटालियन का इफ्तिताह किया। कुमार ने गुलमर्ग ऑपरेशन पर कहा कि उन्होंने नए चैलेंजेस और दहशतगर्दों के तरीक़ेकार का जायजा लिया है और उन्होंने मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ मिलकर हिकमत अमली तैयार की। बहुत से नए और जदीद हथियार हासिल किए गए हैं। भारत और चीन फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत में शामिल रहे हैं और बातचीत के बाद कुछ शोबों में इत्तेफाक राय भी हो गया है। जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली तमाम स्टेक होल्डर्स की मुसलसल कोऑर्डिनेट कोशिशों से हुई है। जम्मू खित्ते के इलाके पहले काफ़ी हद तक पुरअमन थे, लेकिन पिछले 5 सालों में बड़ी तादाद में तकरीबन 720 दहशतगर्दों को ख़त्म किया गया है। अब भर्ती सिंगल डिजिट में है, इसलिए दरअंदाजी की कोशिश है ताकि अमन और तरक्की में खलल डाला जा सके। उन्होंने ताहम कहा कि हालात काबू में है। हिकमत अमली यह है कि मखसूस मालूमात हासिल की जाएं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ हमआहंगी में मुतारिक मल्टी लेयर एंटी इन्फिल्ट्रेशन परतें दूर दराज इलाकों में वीडीजी के लिए हथियार और तरबियत को अपडेट किया गया है। Largely the focus on self-reliance. We put about 62 indigenized items which were declared free flow, and since 2023, and as far as ammunition is concerned, 52 variants of ammunition were offered to Indian manufacturers to manufacture for our needs. Now if you look at really the equipment that we have got in Northern Command, it starts, like I mentioned, with protected vehicles. Some of it is displayed outside, and various forms in the quick reaction fighting vehicle, which is in heavy domain, in the medium domain, and then we have vehicles for hinterland, protected bulletproof vehicles, both for the hinterland and some what we call as a light specialist vehicle for mounting specialized equipment whether it's surveillance or ATGM, MMGs and so on. कल बारामूला में इंडियन आर्मी की एक कॉन्वॉय अटैक हुई है, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी आप शेयर कर पाएंगे मीडिया के साथ? I would not like to share details of an ongoing operation. It would be incorrect for me. But what I can inform you is that we took stock of yesterday in the UHQ meeting, took stock of the new challenges, the modus operandi of the terrorists, the support he is likely to be getting from across the line of control or the border, and have chalked out a manner or a strategy to deal with it. Various agencies, like I mentioned, in synergy, will tackle with this. उधर जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया गया। गुलमर्ग हमले के पेश नज़र पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। एहतजाजियों ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी भी की।
लाख के बदले जाली मारो। पाकिस्तान हाय हाय, 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 पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जीवन सिंह, कैसर अहमद शाह और डिफेंस पोर्टर्स मुश्ताक अहमद चौधरी और जहूर अहमद मीर को खिराए अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कौम के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान उनकी बेलौस खिदमात और इनके अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि वो गमज़दा ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। उधर आज सुबह से ही जिला रियासी के जरी इलाके के घने जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। जराये के मुताबिक मकामी बाशिंदों की जानिब से पुलिस को कुछ इतलात दी गई थी। इसके बाद सीआरपीएफ और फौज के जवानों ने तलाशी मुहिम शुरू की। पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके के जंगलात में डॉग स्क्वाड की टीम के अलावा ड्रोन के जरिए तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने श्रीनगर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने दरबार मूव की बहाली की हिमायत में यह एहतजाज किया। इंजीनियर रशीद ने कहा कि दरबार मूव की बहाली ज़रूरी है और अगर ये मुमकिन नहीं है तो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर की मुस्तकिल दारुल हुकूमत बनाया जाए। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दहली दौरे के हवाले से उन पर निशाना साधा। रशीद ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए नहीं बल्कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से ताल्लुकात बेहतर बनाने गए थे। रशीद का कहना था कि ये लोग इंतखाबात से कबल कुछ और वादे कर रहे थे और अब कुछ और वादे कर रहे हैं। किस दिन नहीं हुए, एक दिन भी काफी होता है। उमर साहब ने वादा किया था पहली कैबिनेट मीटिंग में 200 यूनिट बिजली दे देंगे, 1 लाख जॉब दे देंगे, दरबार मुंह बहाल करेंगे। मुझे एक चीज बताइए, ये भी किसी को नहीं पता कि हमारी कैपिटल कौन है, हमारा दारुल खिलाफा कहाँ है। हम कहते हैं या तो श्रीनगर को मुकम्मल दारुल खिलाफा बनाओ या दरबार मुंह बहाल करो। लोग मुश्किलात में है। दरबार मुंह एक कल्चरल इंटीग्रेशन था, 2 रीजनों के दरमियान एक इंटीग्रेशन हुआ करती थी दरबार मुंह से। ये सिर्फ चंद करोड़ रुपए का मामला नहीं है, लोगों के मसाइल भी ऐसे ही पड़े हैं। वो सारा कुछ ठप हो चुका है। हमारा इसलिए मुतालबा दरबार मुंह बहाल किया जाए। उमर अब्दुल्ला हाल ही में दिल्ली में आप पीएम के साथ भी मिले, होम मिनिस्टर के साथ मिले, कैसे देखते हो उस दौरे को? देखिए, उनका मिलना उनका हक है, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन वहां जाके कर क्या रहे हैं? 370 पर बात ही नहीं कर रहे हैं, 35 पे बात ही नहीं कर रहे हैं, 53 पर बात ही नहीं कर रहे हैं। वो आप सिर्फ अपनी ताल्लुकात सुधारने से रहा। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में सबसे पहले मुख्यमंत्री सैनी ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री के बाद सभी विधायकों ने ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। सत्र शुरू होते ही विधानसभा में हुआ हंगामा। विपक्ष ने एक्टिंग स्पीकर शब्द पर उठाए सवाल, बोले सदन में एक्टिंग स्पीकर कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री ने के जवाब के बाद शांत हुआ हंगामा। घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण बने स्पीकर। मुख्यमंत्री सैनी के प्रस्ताव का कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने किया अनुमोदन। न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर। देश के अगले 51वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रपति ने जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति को दी मंजूरी। 11 नवंबर को सीजीआई पद की शपथ लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। फसल अवशेष प्रबंधन से किसान हुए जागरूक। करनाल में देखने को मिला सरकार की सख्ती का असर। अवशेष जलाने के बजाय योजनाओं का लाभ उठा रहे किसान।
फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश मनीष के पैर में लगी गोली। 5 अक्टूबर को चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता को मारी थी गोली। जम्मू कश्मीर के नागिन बूटापथरी में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर किया हमला। 2 जवान शहीद, 2 पोर्टर की हुई मौत। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताई चिंता। बूटापथरी आतंकी हमले पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, आतंकियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। शहीदों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ। शहीद पोर्टरों के परिवारों को दी जाएगी हर संभव मदद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के वाहन पर हुए आतंकवादी हमले पर तरुण चुग ने एक्स पर ट्वीट कर जवानों को दी श्रद्धांजलि। बोले भारतीय सेना के 2 जवान के चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया और पाकिस्तान से मुतालिक उनके बयान को सबसे बड़ा यूटर्न करार दिया। लोन ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने पिछले 5 सालों में खुद साख्ता अमन पसंद बनकर पाकिस्तान के साथ बातचीत की मुसलसल वकालत की, मगर अब इस अमन पसंद इलेक्शन जीतने के बाद रातों रात जंगी जुनून बन गया है और अब वो एक ऑप्शन के तौर पर जंग की वकालत करते हैं। लोन ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने माजी में भी पड़ोसी मुल्क पर बमबारी की वकालत की है। लोन ने लिखा है कि हैरानकुन बात यह थी कि कश्मीरी लोग हकीकत में कैसे यकीन कर सकते हैं कि यह ख़ानदान इस बार धोखा नहीं देगा, जबकि उनकी तारीख धोखादही की है। लोन ने लिखा है कि मरकज़ी हुकूमत को तशद्दुद पर काबू पाने को इस तशद्दुद को शिकस्त देने की समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। लोन ने लिखा कि कश्मीर के लोगों को शामिल करने का वक्त आ गया है और वो मरकज़ का सबसे बड़ा असासा है। लोन ने कहा कि सिर्फ लोग ही तशद्दुद को शिकस्त दे सकते हैं। वहीं सज्जाद लोन ने कहा कि रियासत का दर्जा देने में एक लम्हे की भी ताखीर जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ गुनाह है। सियासी इख्तिलाफात से कतई नज़र मरकज़ को कुछ मामलात पर तेजी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रियासत का दर्जा हमारा हक है, खैरात नहीं। इस पर मरकज़ सोचे या गौर करे, वो इसमें ताखीर क्यों करें। लोन ने लिखा है कि अबूरी तौर पर जब तक हमें रियासत नहीं मिल जाती, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला को सिक्योरिटी से मुतालिक तमाम मीटिंग्स का मोरूसी हिस्सा होना चाहिए। सिक्योरिटी पर हिकमत अमली बनाने में मकामी मालूमात नागुज़ीर है। वज़ीर आला कोई भी हो, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिया है और यूटी की हैसियत को हुकूमत को अहम मसाइल से बाहर करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर आला को तमाम बातचीत का हिस्सा होना चाहिए था। वज़ीर आला को बाहर रखना पूरी इंतखाबी मशक़ की तज़लील के मुतरादिफ है और हमारे वज़ीर आला के लिए मशवरे का एक गैर मनक़ूला लफ्ज़ है। काश आप बीजेपी के साथ मिलीभगत का इल्ज़ाम लगाते हुए हर एक को ताना देने में इतना आगे न जाते। सज्जाद ने लिखा है कि सब जानते हैं कि एक मुंतखब वज़ीर आला को मरकज़ के साथ काम करना होता है, उन्हें वज़ीर आज़म या दीगर वज़रा से जाकर मिलना है, लेकिन आइनी फ़राइज़ और खुशामद में फ़र्क है। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी का कहना है कि सीएम की दिल्ली में वज़ीर आज़म से मुलाकात काफ़ी अहम है। वानी ने कहा है कि जब सियासतदानों की आपस में मुलाकात होती है तो वहाँ मौसम की बात नहीं होती, बल्कि अहम मामलात बशमूल रियासत का दर्जा बहाल करने की बात होगी। लीडर आपस में मिलते हैं तो मौसम की बात सिर्फ नहीं होती है, बाकी भी सियासी बातें होती हैं और जम्मू कश्मीर में हर चीज़ जो है अभी जिसका ताना बाना बिखरा हुआ है, इसको समेटने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब प्रोएक्टिवली जो हैं दिल्ली गए हैं। दिल्ली जाने का मकसद उनका ये है, एक तो दिल्ली की लीडरशिप को मिले, उनको जो यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो तक पहुँचाएँ। जैसे उनने पहली कैबिनेट में उन्होंने जो स्टेटहुड दोबारा रिस्टोर करने की जो रेजोल्यूशन पास की है वो जाके उनके पास पहुंचाना बड़ा लाजमी था ताकि उस पर कार्रवाई हो। और खुशी की बात है कल जब वो होम मिनिस्टर साहब से मिले तो काफ़ी फोर्थ कमिंग थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसका वो पूरा साथ निभाएंगे यहाँ की आवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए। और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर रतन लाल गुप्ता ने कहा है कि लोगों ने इस दिन के लिए 10 साल का इंतजार किया है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात वज़ीर आज़म के सामने रखे, लोगों की उमंगों को पीएम के सामने
रखा गया। लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिले और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात है, जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है, वो उनके सामने रखे और उसके निवारण के लिए उसकी किस ढंग से रिजॉल्व हों इस किस्म के इश्यूज। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुबारक दिन था जिस दिन वो मिले हैं और जम्मू कश्मीर की जनता के दिल की जो उमंगें हैं, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो उनके सामने रखी। 1996 के बाद पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, एक ही पार्टी की सरकार बनी है, जिसके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और हम पूरे यकीन रखते हैं कि हमने जो वायदे किए हैं लोगों के साथ और लोगों ने जिन उम्मीदों पे हमें वोट दिया है, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उधर उमर अब्दुल्ला की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि ये अच्छी बात है कि कोई रियासत की बेहतरी के लिए काम करे और मरकज और वज़ीर-ए-आज़म पहले कह चुके हैं कि तरक्की के लिए कोई काम नहीं रोका जाएगा। जम्मू कश्मीर में अपोजिशन लीडर पर ने कहा कि आने वाले दिनों में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का इंतखाब भी किया जाएगा। सुनिए। अच्छी बात है, स्टेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि विकास का कोई काम रुकने नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को जो विशेष तरीके से वो देखते हैं और पहले भी बहुत से विकास कार्य चल रहे हैं, तो एक अच्छे मन के साथ काम करना चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर का विकास संभव हो पाएगा, ना कि उस पर राजनीति करनी चाहिए। आने वाले समय में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, सारा सिस्टम उनके पास है और प्रक्रिया अडॉप्ट करके लोकतांत्रिक तरीके से जल्द ही हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है जो विपक्ष का नेता, वो मिलेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला के तौर पर जम्मू कश्मीर के अवाम का मैंडेट लेकर दिल्ली गए। शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल रियासत की बहाली के वादे का क्या हुआ। अपोजिशन लीडर के बारे में शर्मा ने कहा कि यह उनका काम है और कांग्रेस अपना काम करेगी। उन्होंने रियासत का दर्जा देने की मांग की। देखिए, जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री के तौर पे वो गए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का मैंडेट लेके कि जम्मू कश्मीर में रियासत के बहाली का उनका वादा जो है उस पर क्या हुआ, संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और पब्लिक मीटिंग तक, और यहाँ के इश्तिहार दे करके उन्होंने कहा कि जल्द स्टेट बहाल करेंगे। हमने तो कहा था कि चुनाव से पहले बहाल होनी चाहिए थी, चुनाव नहीं तो चुनाव हो गया, उसके बाद सरकार बनने से पहले हो जानी थी। इसलिए हमने कांग्रेस ने उस इशू को, मुद्दे की अहमियत को देखते हुए फिलहाल हमने सरकार में शामिल न होकर के ये संदेश दिया कि हमने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जनता ने इतने भारी मतों से जम्मू कश्मीर में चुनाव में हिस्सा लिया और एक मेजॉरिटी से सरकार को बनाया। उस सरकार की बात माननी चाहिए और जमहूरियत के अंदर आप लोगों की, जनता की बात मानिए और यहाँ पे स्टेट का दर्जा जो है फौरी तौर पर बहाल करिए। हमारी पूरा समर्थन है, इसके लिए हमारी मांग। उधर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंतजामिया पर दो तरफा कंट्रोल नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूनिफाइड कमांड का कंट्रोल वज़ीर आला के हाथों में होना चाहिए। उन्होंने एलजी एक तरफ काम चला रहे हैं जबकि दूसरी तरफ अवाम का मैंडेट उमर अब्दुल्ला को हासिल है। यूनिफाइड कमांड के हेड चीफ मिनिस्टर होने चाहिए, इसीलिए हम ये भी चाहते हैं कि वो सारे जो हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इस किस्म की एक्सपीरियंस की जो बातें हैं वो बहाल हो जाए। इस जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के बगैर कोई चारा नहीं है। इसमें मल्टीपल कंट्रोल नहीं हो सकता कि सरकार उमर साहब की हो और सिक्योरिटी का ग्रिड एलजी साहब के पास हो। इस तरह जो है ये ड्यूअल कंट्रोल यहाँ के हालात के लिए सही नहीं है। अब हमने जैसे आपने देखा उमर साहब खुद दिल्ली गए हुए हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म से आज मुलाकात की, होम मिनिस्टर से कल मुलाकात की, बाकी सेंट्रल लीडरशिप और मिनिस्टर से बात की। उम्मीद करेंगे कि अगले
कुछ दिनों में वो इस प्रोसेस को शुरू करेंगे और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में पहले रियासत का दर्जा जो है बहाल करें, ताकि ये सब जो यहाँ जो हमारे सिक्योरिटी का ग्रिड है और जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक ही कमांड के अंदर आ जाए। एपेक्स बॉडी लेह की कॉल पर लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों लोगों ने हवाई अड्डा लेह पर सोनम वांगचुक और उनके दीगर साथियों का इस्तकबाल किया। इससे कबल सुबह सवेरे सोनम वांगचुक के सरबराही में तमाम पदयात्रियों का इस्तकबाल किया गया। एपेक्स बॉडी के मेंबरान, मजहबी तंजीमों के नुमाइंदे और हज़ारों लोग इनका इस्तकबाल करने के लिए शामिल थे। सोनम और साथियों ने 1 सितंबर को लद्दाख के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबात के 4 नुकाती एजेंडे के साथ लेह से दिल्ली तक मार्च किया। हुकूमत की तरफ से कोई जवाब न मिलने के बाद सोनम वांगचुक लद्दाख भवन में भूख हड़ताल पर बैठ गए और 21 अक्टूबर को वज़ारत दाखिला की तरफ से बातचीत दोबारा शुरू करने की दावत पर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। अनशन पे रहे थे। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दरमियान इल्हाक के दस्तावेज पर दस्तखत हुए थे। इस तारीखी दिन पर बात करते हुए महाराजा हरि सिंह आर्मी के वाहिद जिंदा बच जाने वाले अफसर यानी मेजर जनरल रिटायर्ड गोवर्धन सिंह जमवाल ने कहा कि इल्हाक का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख का सबसे अहम दिन है। उन्होंने कहा कि इल्हाक पहले हो सकता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की वजह से इसमें ताखीर हुई। इसकी वजह से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 18 जुलाई 1947 को भेजा था सेशन के लिए। पूछा, उसने कहा हाँ, लेकिन नेहरू ने उसको शेख अब्दुल्ला के पास भेज दिया और शेख अब्दुल्ला उस वक्त जेल में था। तो इसका मतलब महाराजा हरि सिंह जेल में जाए उसे पता करने को। तो ये सब गलत बातें हैं। बोला था नेहरू ने, शेख अब्दुल्ला के पास भेज दिया था, इसलिए ये इलाक नहीं हुआ। और अंग्रेज नहीं चाहते थे इलाक को, इसलिए अंग्रेज ने माउंटबेटन उसका अपना सबसे 6 कमांडर इन चीफ, 3 पाकिस्तान के 3 इंडिया के, छोड़ के वो 15 अगस्त के बैठे रहे इधर। अगर ये नहीं हुआ होता, एक्सेशन नहीं हुआ होता, तो हम कहीं के भी नहीं होते। पाकिस्तान आधा तो अभी भी पाकिस्तान के हिस्सा है, वो तो नहीं एक्सेशन मानते, मगर हम तो ये मानते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर है वो भी गलत है पाकिस्तान के पास। और एक्सेशन का मतलब हमने, महाराजा हरि सिंह ने पूरी रियासत एक्सेशन करा हुआ है। आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, जहाँ POJ के बोलते हैं, और गिलगित, ये सब इंडिया के हैं। और अभी एक्सेशन का मतलब ये है कि हमें पाकिस्तान को बताना चाहिए कि ये छोड़ दो और हमारी रियासत पूरी इंडिया के पास होनी चाहिए। ये मतलब है एक्सेशन पूरे का। एक्सेशन पूरा है, और अगर वो नहीं होता, अभी पाकिस्तान के रो रहे हैं, वो टेलीफोन आते हैं रात को हमको कि हम कब मिल सकते हैं आपके साथ। जी बिल्कुल। तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कश्मीर बुलेटिन की टाइमिंग में चेंज हो रहा है, यानी कश्मीर बुलेटिन का जो वक्त है वो चेंज हो रहा है। अब 28 तारीख से, आने वाले 28 अक्टूबर से रात 8:56 पर कश्मीर बुलेटिन देख सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाले। बूटापत्री में हुए हमले पर बोले कांग्रेस नेता वकार सुलवानी, शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। एक्स पर ट्वीट कर लिखा, मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सांबा के रामगढ़ में तलाशी अभियान जारी, पुलिस और BSF कर रही तलाशी अभियान। अभियान का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
जम्मू कश्मीर के नागिन बूटापत्थरी में आतंकी हमले की जांच कर सकती है एनआईए। आतंकियों ने गुरुवार शाम सेना की गाड़ी पर किया था हमला। 2 जवान शहीद, 2 पोर्टरों की हुई थी मौत। आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली में लागू होगा ग्रैप 3 का चरण। कुछ इलाकों का AQI 400 के आसपास। ओडिशा के तट से टकराया चक्रवाती तूफान दाना। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री से बात कर ली। हालात की जानकारी। मुल्क की आज़ादी के बाद गुरेज को नवंबर 2023 में पहली बार पनबिजली फराहम की गई थी। इससे पहले गुरेज को चंद घंटों के लिए जनरेटर्स के जरिए बिजली फराहम की जाती थी। बिजली की फराहमी से लोगों को काफ़ी राहत मिली थी। ताहम मौसम सरमा में होने वाली भारी बर्फबारी की वजह से तरसीली लाइन को बार बार नुकसान पहुंच रहा है। खुश आइंद बात यह है कि गुरेज के लिए NHPC की जानिब से डैम टॉय 2.4 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इससे लोगों को बिना किसी रुकावट के हर मौसम में बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पिछले साल इसी महीने में जो 33,000 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई थी, तो उससे लगभग 1-2 महीने तो ठीक रहा बिजली का सिस्टम, लेकिन जो ही बर्फबारी हुई तो काफ़ी ये सिस्टम डिस्टर्ब रहता है। एक हमारा पावर प्रोजेक्ट जो मैंने शुरू करवाया था 1.5 किलोवाट का मेगावाट का, तो उस पे भी काम शाद मोहम्मद से जारी है। मैंने मंडे को मीटिंग बुलाई है, उसमें मैं उनसे पूछूंगा वो कहाँ पर है, और अगर वो तैयार है तो उसे पावर सप्लाई कम से कम, मैं नहीं कहूँगा पूरे गुरेज तिलेल को मिलेगी, लेकिन कम से कम गुरेज को मिलेगी। ज़ाफ़रान के फूलों की चुनाई का मौसम कस्बा पामपोर के खूबसूरत किरवाज में शुरू हो चुकी है। किसान ज़ाफ़रान के फूलों की चुनाई में मसरूफ़ हैं। ज़ाफ़रान शोबे से वाबस्ता किसानों को स्पाइस पार्क दसू पामपुर में पोस्ट हार्वेस्टिंग की सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। किसानों ने ज़ाफ़रान की फसल को स्पाइस पार्क में प्रोसेसिंग के लिए लाना शुरू किया। इस इक़दाम से किसानों की आमदनी में इजाफा हो रहा है और ज़ाफ़रान की सनत को फ़रोग़ मिल रहा है। इसकी कल्टीवेशन कैसे होती है, इसका प्रोडक्शन, मतलब उसके बाद ये कैसे कल्टीवेट करते हैं इसको, मतलब अलग अलग यूनिट्स पे हम गए, अलग अलग से हमने देखा कि मतलब ड्राइंग कैसे होती है, अलग अलग कैसे किया जाता है, मतलब इसको स्टैग्मा से अलग कैसे किया जाता है, तो हमने सारा देखा। या यहाँ पे ड्राइंग यूनिट्स है तो हमने सारा कुछ अच्छे से देखा। लोग जो इर्द गिर्द यहाँ रहते हैं वो सारा सैफरॉन इधर लाते हैं और यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। इसकी वजह से उनका जो प्राइस है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है। इसकी वजह से जो लोगों की इकोनॉमी है ना उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा आया है उन लोगों को भी, और सैफरॉन भी अच्छा खासा मतलब क्वालिटी भी उसकी इंक्रीज हो गई है। ड्राइंग में हमने देखा कैसे ड्राई करते हैं, कैसे सुखाते हैं इनको, फिर कैसे टैग देते हैं और इसका लोगो देते हैं, कश्मीर ज़ाफ़रान का लोगो। तो कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर। 4 से 5 साल में लोगों ने देखा, वो यहाँ पे आए अपने फूल लेके, अपना जो फ्रेश स्टिग्मा हमने उनको अलाउ किया हुआ लाने के लिए वो लेके आते हैं और यहाँ से भरपूर फ़ायदा उठाया उन्होंने। जो भी ये पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी गवर्नमेंट ने उनके लिए क्रिएट की है, यहाँ पे एक ही छत के नीचे उनके जो फूल हैं उनको निकालने की व्यवस्था है, उसकी सहूलियत है। उसके बाद जो हम उनको सुखा के देते हैं यहाँ पे फूल, क्योंकि फार्मर हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं। ऑपरेशन सद्भावना के तहत फौज की फायर एंड फ्यूरी कोर ने दराज के दूर दराज देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 15 तलबा के लिए कौमी यकजहती के दौरे को झंडी दिखाकर रवाना किया। 56 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ने करगिल वॉर मेमोरियल से दौरे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरे का मकसद हुब्बुल वतनी को उभारना और तलबा को आला तालीमी इदारों, साइंसी तरक्कियों और हिंदुस्तान की मुतनव्वे सकाफतों से रोशनास कराना है। सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑलमाइटी कि बच्चे इस लायक हो गए कि पढ़े, बच्चे स्कूल जाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे,
तो उसके बाद आर्मी वालों का बहुत बहुत थैंकफुल है हम कि बच्चों को आज टूर की ही नहीं बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसे प्रोवाइड करते रहते हैं जो उनको काफ़ी जगह पे एक्सपोजर मिलता है। आज हमें एक इंडियन आर्मी की तरफ से एक एक्सपोजर टूर में लिया जा रहा है जिसमें मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगी, आर्मी का बहुत थैंकफुल करना चाहूँगी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी स्कूल्स में नहीं होती हैं, स्पेशली एक इन आर्मी स्कूल में जो मतलब हमें दी गई हैं एक एक्सपोजर टूर को, जिसको हमें बहुत ही मतलब एक्सपोजर मिलेगा, उसकी वजह से हमें मतलब हम आज यहाँ आए हैं क्योंकि हमें कल एक्सपोजर टूर के लिए ले जाया जा रहा है जिसकी वजह से हम इंडिया की काफ़ी जगहों में जाएंगे, जैसे राजस्थान, जयपुर, जम्मू और भी काफ़ी सारी जगह जाएंगे, आगरा जाएंगे, जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। हम देहरादून के रहने वाले हैं। मेरा भाई 8th क्लास में पढ़ता है, वो पहली बार कहीं बाहर जा रहा है। स्कूल के तरफ से, आर्मी लोगों की तरफ से उनको मैं शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। बस यही। मेरे बच्चे को जो आर्मी टूर के लिए ले रहे हैं, आर्मी का बड़ा शुक्रिया गुजार अदा करता हूँ जो दिल्ली तक जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे जो श्रीनगर तक जाकर दिल्ली कैसी है वो कभी देखा ही नहीं था। आज पहली बार आर्मी की वजह से जो है मेरा बच्चा दिल्ली तक, आर्मी वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ। बनी के रुकने असेंबली डॉक्टर रामेश्वर सिंह उमर अब्दुल्ला हुकूमत की हिमायत करने के बाद पहली बार कठुआ पहुंचे। उन्होंने कहा कि आवाम ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया है वो इसे भुला नहीं सकते। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए तरक्की के नए मौक़े लेकर आएगी। देखिए, ये सरकार जो बनी है, इस सरकार में मेरा एक समर्थन रहा है और समर्थन इसलिए रहा है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात ना करके मैं बनी की बात करना चाहूँगा, जहाँ से मैं चुन के आया हूँ। बड़े सारे मुद्दे हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर बड़े सारे मुद्दे हैं जिन कंडीशंस पे मैंने समर्थन दिया हुआ है और मुझे यकीन है इस चीज़ का कि मेरी जो समर्थन है वो गलत नहीं है, क्योंकि ओथ लेने के महज 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं सभी मिनिस्टर से, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मिला, हमारे सीएम साहब से पहले भी मुलाकात हुई थी और हमारे जितने प्रोजेक्ट्स थे, और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक दिन में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15-16 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो हमारे डिप्टी सीएम साहब को सौंपे हैं और जिन्होंने एश्योर किया है मुझे कि बहुत जल्द जो है इनके ऊपर काम किया जाएगा। बहुत जल्द जो है बनी को ये देखने में मिलेगा कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने वोट दिया है वो उनका फैसला गलत नहीं था। देखिए, ये बड़ा दुखद है कि आज पढ़ा लिखा युवा, MA BEd किया हुआ बच्चा आज पल्लेदारी कर रहा है, बोरियाँ उठा रहा है। ये बड़ा दुखद है। ड्यूरिंग इलेक्शन भी मेरा इस चीज़ पे काफ़ी फोकस रहा है और मेरा सीएम साहब से भी इस चीज़ को लेके बात हुई है कि किस तरीके से हम पढ़े लिखे नौजवान युवाओं के पीठ से मैं वो बोरियां हटा सकूं। और उन्होंने मुझे एश्योर्स किया है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम वहाँ पे जिसका हम शुरुआत करेंगे, जिससे हो सके तो उन बच्चों के पीठ से वो पल्लेदारी की बोरियां उतरें। बड़ी सारी जॉब्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और आने वाले वक्त में आप देखोगे कि ये बेरोज़गारी जो पिछले 10 सालों में चरम सीमा तक पहुँचा दी गई और आज जम्मू कश्मीर शायद बेरोज़गारी में दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है, उस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी अच्छे फैसले लिए जाएंगे और ये फैसले ज़्यादा देर में नहीं कि आपको देखने को 10 साल लग जाएंगे, बड़ी जल्दी आपको ये फैसले देखने में मिलेंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।